मई का महीना चल रहा था। गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। गर्मी ने अपना ऐसा आतंक मचा रखा था कि लोग बाहर निकलने के लिए भी डरते थे। इसी पेड़ के नीचे जहां मार्च में लोग आराम से बैठकर अपना दुख और सुख के बारे में बातें करते थे, अब वही जगह सुना सा हो गया है। लोग सुबह 6 बजे खेतों में काम करने जाते और 9 बजे अपने घर लौट आते। गर्मी ने सभी की हालत खराब कर रखा था। गांव में एक ऐसा ही तालाब था जो पानी से भरा हुआ था, लेकिन परेशानी ये थी कि उसी तालाब से 2 गांवों के लोग पानी पीते थे और लोग अपने फसल की सिंचाई भी उसी तालाब से करते थे। इसीलिए तालाब जल्दी सूख जाने का डर गांव वालों को लगा रहता था। इसी बसंतपुर गांव में हरि नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी शांति और बेटी रितिका के साथ रहता था। वह गांव के जमींदार के खेत में काम करता था और उसकी बीवी भी गांव के सरपंच के यहाँ काम करती थी। एक दिन बड़े सवेरे हरि की पत्नी शांति हरि से कहती है, हे भगवान, यह कैसी मार है। तुम्हारी देख रही हो शांति, इस साल गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। इतनी भयंकर धूप में काम करना भी किसी सज्जा से कम नहीं। बाहर निकलते ही शरीर जलने लगता है, जैसे किसी भट्टी में खड़े हो। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। ठीक है शांति, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो ज़मींदार गुस्सा करेगा। रितिका बेटी, तुम्हारे पापा काम पर चले गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ। तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। बाहर बिल्कुल मत निकलना, धूप बहुत तेज है, लू लग सकती है। कुछ भी जरूरत हो तो दरवाजा बंद रखकर अंदर से ही कर लेना। मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम भी काम से जल्दी आ जाना। बाहर बहुत तेज धूप है। बेटी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम समय पर खा लेना। और सुनो, ज्यादा धूप में बाहर मत निकलना, बहुत तेज गर्मी है आज। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शांति भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में शांति सरपंच के घर पहुंची। सरपंच, जो स्वभाव से बेहद कठोर और निर्दयी था, एक बड़े पंखे के आगे बैठा था। बावजूद इसके वह गर्मी से परेशान होकर अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर शांति पर पड़ी और वह गुस्से में चीखते हुए बोला, अरे शांति, इतनी देर से आ रही हो, तुम्हें पता भी है कि इस भयंकर गर्मी में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक, माफ कीजिए, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। शरीर ने साथ नहीं दिया, इसलिए जल्दी उठ नहीं पाई। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है। सरपंच की ये बातें सुनकर शांति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहां सरपंच का बेटा आ गया। पिताजी, आप क्यों डांट रहे हैं? इसे इतनी भयंकर गर्मी में भी यह काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही है इस पर? तुम्हें नहीं समझ आता, ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। शांति ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपनी बेटी रितिका के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में सरपंच के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर हरि चिलचिलाती धूप में पसीने से नहाकर जमींदार के खेतों में मजदूरी कर रहा था। जमींदार अपनी खेतों का काम कराने के लिए हरि और कुछ अन्य मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे हरि, तुम काम में मेहनत कर रहे हो या सिर्फ गर्मी का बहाना बनाकर सुस्ती दिखा रहे हो? मुझे बेवजह आलस्य सहन नहीं होता। ध्यान रखना, अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मालिक, मैं जी जान लगाकर काम कर रहा हूँ। ये चिलचिलाती गर्मी जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा है जैसे नल खुला हो। हाथ पांव पसीने से चिपक गए हैं। पर मालिक, जब तक आपका काम पूरा ना कर लूँ, चैन की सांस नहीं लूँगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करता रहूँगा। हरि के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही तेज गर्मी में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे।
लेकिन उसे अपनी बेटी रितिका और शांति के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी कठिन परीक्षा है। तेरी ये आसमान से बरसती आग, ये झुलसाती हवा, ऐसे में भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? अगर काम छोड़ दूं तो ज़मींदार एक पल नहीं लगाएगा मुझे निकालने में। फिर घर कैसे चलेगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? पेट की आग बुझाने के लिए ये जलती दोपहरी भी सहनी पड़ेगी प्रभु। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। हरी इस तीखी गर्मी में कुछ काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन जमींदार ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा? नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ ले तेरी नौकरी गई। हरी मन ही मन जमींदार को कोस रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा दिया। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहने की कोशिश भी की तो जमींदार उसे काम से निकाल देगा। इधर बसंतपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। गांव के लोग गर्मी से बेहाल थे। सूखा इतना बढ़ गया था कि कुएं और तालाब पूरी तरह सूख चुके थे। खेतों में फसलें मुरझा गई थीं और पशु पक्षी भी तड़प रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें करते थे, अब पूरी तरह सूना पड़ा था। गर्मी ने सभी को घर में कैद कर दिया था। इसी बीच गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग माधव हमेशा की तरह गांव वालों को राहत दिखाने के लिए आए थे। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, भीषण गर्मी हम सबको तबाह कर देगी। गांव की सबसे बड़ी समस्या है पानी की किल्लत। धरती फट रही है, खेत सूख चुके हैं और हर किसी की आंखों में चिंता साफ झलक रही है। हमें एकजुट होकर कुछ करना होगा। अब समय आ गया है कि हम तालाब से पानी लाकर पूरे गांव में बांटें, ताकि कोई बूढ़ा प्यासा न रहे, कोई बच्चा पानी के बिना न तड़पे। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी से बीज बोने होंगे, पेड़ों के बीज। जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ही ठंडी छांव होगी, उतनी ही राहत मिलेगी इस तपती धरती को। हम सबको मिलकर मेहनत से इस गांव को फिर से हरा भरा बनाना है। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारी जिम्मेदारी। लेकिन दादा, इस भीषण गर्मी में तालाब तक जाना आसान नहीं है। वहां तक जाने में ही जान निकल जाएगी, और अगर पानी बचा भी है तो वह बहुत गंदा होगा। बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने लिए राहत निकालनी होगी। अगर आज हम पानी नहीं जुटाएंगे और पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले वर्षों में हालात और भी बिगड़ जाएंगे। गांव के लोग माधव की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग तालाब से पानी लाएंगे, जबकि बाकी लोग गांव में पेड़ लगाने और छाया का इंतजाम करने में जुट जाएंगे। बसंतपुर की यह गर्मी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। हरी जब घर लौटा तो शांति ने उसे रितिका की तबीयत के बारे में बताया। हरी ने देखा कि रितिका का चेहरा तप रहा था, होंठ सूख चुके थे और आंखें भारी लग रही थीं। शांति, ऐसा लगता है कि यह गर्मी अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में ठंडे पानी की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन पानी कहाँ से लाऊं? जमींदार ने आज इतनी देर तक काम कराया कि तालाब तक जाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि सरपंच जी से कुछ मदद मांग लूंगी, पर वो तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगे, जैसे मेरी बात सुनना उनका अपमान हो। उन्हें हमारी हालत से क्या लेना देना। जमींदार और सरपंच जैसे लोगों को हमारी तकलीफें दिखाई ही नहीं देती। उनके घरों में तो हमेशा ठंडक रहती है, पंखे चलते हैं, पानी भरपूर है, और हम गरीब लोग इस जलती दोपहरी में भी जैसे तैसे अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इनके दिलों में इंसानियत की जगह नहीं बची, जैसे हम इंसान ही ना हो। मैंने कुछ पानी बचा कर रखी थी। इस पानी से ज़्यादा देर तक प्यास तो नहीं मिटेगी, लेकिन रितिका को थोड़ी राहत ज़रूर मिल जाएगी। जैसे तैसे करके शांति और हरी ने रितिका को पानी पिलाया, ताकि उसे इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। किसी तरह शांति और हरी मिलकर रितिका का ध्यान रखते रहे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अगली सुबह हरी चिंतित स्वर में अपनी पत्नी शांति से बोला, शांति, क्या सरपंच ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ते हैं। अजी, उन्होंने थोड़ा सा पानी तो दिया था जो मैंने रितिका को पिला दिया, लेकिन सरपंच के गुस्से के आगे मेरी जुबान ही साथ छोड़ गई। वो तो मुझ पर ऐसे चीखने लगे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकी। अब आप ही अपने दोस्त के घर चले जाओ जी, एक डिब्बा पानी ले आओ।
शायद रितिका की हालत थोड़ी संभल जाए। हमारी ज़िंदगी में हर मोड़ पर वही तकलीफ़ है शांति। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी लोग हमारी हालत देखकर नज़रें फेर लेते हैं। न जाने क्यों, इतना तिरस्कार क्यों है उनके दिलों में हमारे लिए, जैसे हम इंसान नहीं, कोई बोझ हों इस धरती पर। चलो, मैं अभी रामलाल के पास जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ उम्मीद मिल जाए। रितिका गर्मी से बेहाल होकर पास ही लेटी थी। उसका चेहरा तप रहा था और बार बार उसकी सांसें तेज हो रही थीं। शांति उसके पास बैठी थी और चिंता से हरी अपने दोस्त रामलाल के घर जाता है और उससे कहता है, रामलाल भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है, पानी के लिए तड़प रही है। अगर तुम्हारे घर थोड़ा बहुत पानी हो तो मुझे दे दो, शायद मेरी बेटी बच जाए। हरी भाई, पानी तो मेरे घर में भी नहीं है। मेरी बीबी भी कहीं पानी खोजने गई है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद हरी वहाँ से चला आता है। उसके बाद वह अपने कई गांव वाले दोस्तों के पास जाता है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। थक हार कर वह अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। हरी, कुछ भी करके हमें पानी का इंतजाम करना होगा। अगर रितिका को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमारी बेटी मर जाएगी। मरती है तो मरने दो, मैं थक गया हूँ दूसरों के घर पानी मांगते मांगते, लेकिन कोई देने को तैयार ही नहीं होता है। मैं सुबह से इधर उधर भटक रहा हूँ, पैर जवाब दे गए हैं, अब मुझसे और कुछ नहीं होगा। ऐसा मत कहिए जी, आप एक बार गांव के सेठ के पास तो जाइए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उनके पास तो बहुत ज्यादा पानी रहता है, शायद वो हमारी हालत समझ सके और हमें थोड़ी मदद दे सके। सेठ जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है। दवा तो खिला दी, लेकिन बेटी बार बार पानी मांग रही है। मैं बहुत लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कृपया करके मुझे एक बोतल पानी दे दीजिए। हरी, मेरे घर में खुद पानी नहीं है। मैं 3 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। तुम गांव वाले हर बार कोई नया बहाना लेकर आ जाते हो, जैसे तुम्हारा बाप यहाँ पानी छोड़ गया हो। बुरा मत मानना हरी, मैंने तुम्हें नहीं कहा। कुछ गांव वाले ऐसे हैं जो हमेशा मेरे दरवाजे पर मुंह उठाकर चले आते हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, जब अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो आप क्यों दोगे? आप तो पराए हो, और वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ पैसों वालों की ही इज्जत होती है। इतना कहने के बाद हरी उदास मन होकर वहाँ से चला आता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी रास्ते से एक साधु महाराज जा रहे थे। वे वहीं रुक जाते हैं और हरी से कहते हैं, क्या हुआ बेटे, तुम इतने उदास क्यों हो? इसके बाद हरी उस साधु महाराज को सारी परेशानी बताता है। बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब लोग बस अपने ही फायदे के पीछे भागते हैं, और जिसके पास पैसा होता है लोग उसी को सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान देते हैं। यही इस युग की रीत बन चुकी है। लेकिन बेटा, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें एक ऐसी बोतल दूंगा जिससे तुम चाहे जितना भी पानी निकालो वो कभी खत्म नहीं होगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। पापा, क्या सच में ऐसी कोई बोतल होती है? और आपके प्रश्न में जरूर उत्तर दूंगा, आप पूछिए। बिल्कुल होती है, लेकिन ये बोतल केवल उसे मिलती है जो सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। अब सुनो मेरे दोनों प्रश्न। पहला प्रश्न, अगर तुम्हारे पास इतना पानी हो जाए कि तुम पूरी दुनिया की प्यास बुझा सको, तो क्या तुम सबसे पहले अपने दुश्मन को पानी दोगे? दूसरा प्रश्न, जब लोग तुम्हारी इस बोतल का लाभ उठाकर तुम्हारा मजाक उड़ाएं या तुम्हें धोखा दें, तब भी क्या तुम बिना किसी क्रोध के उन्हें पानी देते रहोगे? अगर तुम इन दोनों सवालों का जवाब सच्चे दिल से दे सको तो यह चमत्कारी बोतल तुम्हारी हो सकती है। पापा, अगर मेरे पास ऐसा वरदान होता तो मैं सबसे पहले अपने दुश्मन को पानी देता, क्योंकि जो प्यासा है वो मेरा क्या दुश्मन और क्या दोस्त। और अगर लोग मुझे धोखा भी दें तब भी मैं उन्हें पानी दूंगा, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बाबा की आंखों में संतोष की झलक आई। उन्होंने एक चमकदार नीली बोतल निकाली और बेटे के हाथ में थमाते हुए कहा, अब यह बोतल तेरी हुई जा और इस तपती दुनिया को राहत दे, लेकिन याद रख इसका चमत्कार केवल तब तक चलेगा जब तक तेरा दिल साफ और निस्वार्थ रहेगा। हरी बोतल लेकर भावुक हो गया।
उसने बाबा से आशीर्वाद लिया और फिर बिना किसी देरी के सीधे अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। तपती धूप में भी उसके चेहरे पर थकान की कोई झलक नहीं थी, बल्कि उम्मीद और विश्वास की चमक साफ दिखाई दे रही थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को पुकारा। शांति, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या लाया हूं। शांति बाहर आई। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में चिंता। क्या हुआ, कुछ पानी मिला? बच्ची को बहुत प्यास लगी है। फिर हरि ने शांति को सारी बात बताई। बाबा से हुई मुलाकात, 2 प्रश्न और उनके उत्तर। उसकी आंखों में विश्वास था और आवाज में सच्चाई। शांति ने कांपते हुए हाथों से बोतल से थोड़ा पानी निकाला। पहले 1 लोटा, फिर एक और, लेकिन बोतल वैसी की वैसी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चों को पानी पिलाया और खुद भी पिया। जैसे ही उसकी बेटी ने पानी पिया, वह कुछ अच्छा महसूस करने लगी।